बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सीरिया के अंदर तख्ता पलट करवाने के बाद खलीफा का देश तुर्की भी ईरान वाली पोजीशन में पहुंच चुका है, जहां पर ना चाहते हुए भी खलीफा के देश तुर्की को इजराइल से लड़ना ही पड़ेगा। इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी दुनिया भर से कई बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस वीडियो के अंदर मौजूद है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रोज की तरह आप तमाम हजरात से वही एक गुजारिश कि चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे इस काम को सपोर्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मैं चाहूंगा कि आप तमाम हजरात पहले इस रिपोर्ट को देखें। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बार फिर से एक बड़ा स्टेटमेंट जारी करते हुए यह कहा है कि इजराइल के सीरिया की जमीन पर आकर कब्जा करना इजराइल की एक्सपेंशनिस्ट एजेंडे का एक बड़ा हिस्सा है। सीरिया की जमीन पर कब्जा, लेबनान के अंदर अजगर बन के बैठा है, वेस्ट बैंक को हड़पने की पूरी तैयारी लगभग कर चुका है। अनऑफिशियल तौर पर तो कब का हड़प चुका है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर भी हड़पने जा रहा है। गाजा के अंदर से लोगों को इजिप्ट वगैरह में भेजकर गाजा पर पूरी तरीके से कब्जा। ऐसे ही धीरे धीरे इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल बनाने का एक एम है उसको पूरा करने की ओर वो बढ़ रहा है। अच्छा, ये सारी चीजें तो नहीं, जैसे गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान पर अगर इजराइल का कब्जा हो जाता है, यहां तक कि सीरिया के साउदर्न हिस्से पर भी कब्जा हो जाता है, तो भी तुर्की को इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन इसमें खतरे वाली बात तुर्की के लिए यह है कि अगर आप ग्रेटर इजराइल का मैप देखोगे तो उसमें पूरे सीरिया के साथ साथ तुर्की का भी थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है। अब बेचारे जुलानी के पास तो इतनी ताकत है नहीं और ना ही इतनी जुर्रत है कि वो इजराइल को आंख दिखा सके। जो कुछ भी इन्होंने अभी तक किया असद रिजीम के खिलाफ, वो तुर्की के दम पर, तुर्की के इशारे पर किया, जिसमें पीछे से सपोर्ट इजराइल और अमेरिका का भी था। अब अगर इजराइल जुलानी के खिलाफ ही मोर्चा खोलता है तो जुलानी के अंदर इतनी ताकत और जरूरत नहीं है। तो ऐसे में जुलानी की सरकार को जरूरत पड़ेगी कि जुलानी का मालिक यानी बहुत ताकतवर जो इजराइल से टक्कर ले सके, वो जुलानी की तरफ से लड़े। अब इसमें क्योंकि तुर्की के भी इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं और तुर्की उसी पोजीशन पर आ चुका है जहां ईरान था, क्योंकि ये मामला सारा है इन्फ्लुएंस का। आपको मैं क्लियर करता चलूं कि ईरान, इजराइल और तुर्की ये तीनों ही एक कॉमन विजन पर काम कर रहे हैं। इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, तुर्की ओटोमन एम्पायर वाला जो उनका वकार था, जो ताकत थी, वो वापस पाना चाहता है। वैसे ही ईरान भी जो पर्शियन एम्पायर के दौर में उनका रुतबा था, उनका जो भोकाल था, उनको वापस पाना चाहता है। अब इसमें ईरान तो इजराइल और तुर्की से काफी दूर बैठा है। ईरान का कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा सिवाय उसकी प्रॉक्सीज के। लेकिन अगर ग्रेटर इजराइल का मैप देखोगे तो उसमें तुर्की का हिस्सा शामिल है और तुर्की का सीरिया भी शामिल है। अब तो तुर्की के कब्जे में है ना। फिर अगर ओटोमन एम्पायर का मैप देखोगे तो उसमें पूरा का पूरा इजराइल ही शामिल है। तो इस सिनेरियो के तहत तो इजराइल और तुर्की को एक दूसरे के सामने आना ही पड़ेगा। अब एक अनऑफिशियल स्टेटमेंट भी सुन लो अर्दोआन साहब का। इनका कहना है कि पैलेस्टाइन को डिफेंड करने के लिए तुर्की जरूरत पड़ने पर इजराइल से लड़ेगा। देखो, पैलेस्टाइन को डिफेंड करने के लिए अगर लड़ना होता तो अब तक ये लड़ चुके होते, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये थोड़ी गौर करने वाली बात है, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट कॉमन हैं, दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट के खिलाफ आकर खड़े हो चुके हैं। वहीं इजराइल ने एक बार फिर जुलानी के पिछवाड़े यानी साउदर्न सीरिया के इलाके पर जबरदस्त तरीके की एयर स्ट्राइक्स की हैं। जब इनसे पूछा गया कि अब क्या जरूरत पड़ गई, अब क्यों आतंक मचाया, तो इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर ये कहता है कि हमने मैसेज दिया है साउदर्न सीरिया के उन ग्रुप्स को जो इजराइल के खिलाफ कोई कदम उठाने की सोच रहे हैं या अपनी जमीनों को वापस लेने की सोच रहे हैं। जुलानी को पहले ये पैगाम भेजा है कि साउदर्न सीरिया के जो तुम्हारे आर्म ग्रुप्स हैं, यानी जो तुम्हारी मिलिट्री के लोग हैं, उनको डिसआर्म कर दो और वापस अपने घरों में जाने के लिए कह दो, जब तक इजराइल आकर उनके घरों पर कब्जा न कर ले तब तक के लिए। वहीं ईरान के अंदर इजराइल के हमले को लेकर चर्चा और ज्यादा तेज हो गई है। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको आगाह किया था, एक बार फिर से इंटरनेशनल मीडिया पर दोबारा से ये चर्चा शुरू हो गई है कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स है वो बहुत ज्यादा खतरे में है। ईरान ने अलर्ट लेवल को और ज्यादा बढ़ा दिया है और तमाम डिफेंस सिस्टम्स को हाईएस्ट अलर्ट पर रख दिया है। इसके पीछे वजह एक और है, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का एक ये स्टेटमेंट। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ये क्लियरली कहा है कि ईरान ने इतना यूरेनियम एनरिच कर लिया है जिससे वो कई सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकता है। इसलिए जरूरी ये है इजराइल के लिए कि अमेरिका और इजराइल एक साथ मिलकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करे, इससे पहले कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर ऐलान कर दे। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब से इतना डर लग रहा है या ईरान से डर लग रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब तो पाकिस्तान के पास भी है ना, और बताया जाता है कि उन्होंने बनाए भी इजराइल के लिए थे। लेकिन आज तक इजराइल पर पटकने की बात तो छोड़ो, इजराइल को धमकी तक नहीं दी गई है इन पाकिस्तानियों से। वहीं जैसे भारत के अंदर फिल्मों के जरिए अपने शर्मनाक इतिहास को बदलने की नाकाम कोशिश की जा रही है, वैसी ही एक कोशिश की है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। गाजा के अंदर जो शर्मनाक हार हुई है उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की गई है एआई वीडियो के द्वारा। एक वीडियो उन्होंने पोस्ट की है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर,
जिसमें दिखाया गया है कि गाज़ा को कब्ज़ा करके उसको न्यूयॉर्क जैसा बना दिया गया, बीच वगैरह बनाए गए और वहाँ पर नंगी नंगी लड़कियाँ नचवाई जा रही हैं और ट्रंप और नेतन्याहू दोनों नंगे होकर बीच पर पड़े हैं। क्या कर रहे हैं ये आप समझ सकते हो। बाकी ये सिर्फ एक इमेजिनेशन थ्योरी है। हकीकत ये है कि जो सोचा था वो अभी तक हो ना पाया, इसलिए अब अपनी नस्ल दिखाने का नंबर आया। जो इराक के अंदर किया, अफगानिस्तान के अंदर किया, दुनिया के कई सारे देशों में किया, वही करने की सोच रहे हैं अभी गाज़ा के अंदर। वहीं जैसा कि अक्सर मैं अपनी वीडियोस में आपको बताता हूं कि देखो पूरी दुनिया में हैवानों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन इंसानियत अभी भी हैवानों के गुटों के बीच में भी जिंदा है, और मोस्ट स्पेशली यहूदी समुदाय के अंदर भी। इजराइल का एक फॉर्मर पीस नेगोशिएटर जिसका नाम है डैनियल लेवी, इसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अपने पूरे एक रिप्रेजेंटेशन के दौरान ये कहा कि देखो जैसे बीबास फैमिली, इजराइल के वो 2 बच्चे जो हमास की कैद में मारे गए इजराइल के ही बॉम्ब से, उनके लिए जैसे 1-1 मिनट का मौन रखा गया है दोनों बच्चों के लिए, वैसे ही अगर फ़लस्तीन के यानी गाज़ा के बच्चों के लिए 1-1 मिनट का, पर बच्चा 1 मिनट का मौन रखा जाए तो करीबन 300 घंटे का मौन रखना पड़ेगा। इतने बच्चों की वहाँ मौत हुई है, यानी 18,000 प्लस बच्चों की वहाँ पर मौत हुई है, लेकिन कोई भी मौन रखेगा नहीं, क्योंकि 300 घंटे का मौन कौन रखेगा। और दूसरी बात, गाज़ा के जो बच्चे हैं यानी पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स हैं, उनकी जानों की क्या कीमत। और ना ही इजराइल के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा, जबकि इजराइल को गिल्टी पाया गया है आईसीजे और आईसीसी दोनों ही कोर्ट्स के अंदर, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस्टेब्लिश की थी। अगर इन्हीं कोर्ट्स के अंदर कोई भी दुनिया का नेता और ख़ासकर किसी मुस्लिम कंट्री का नेता होता, तो अब तक पूरी दुनिया के जो इंसाफ के लिए चिल्लाने वाले, ह्यूमैनिटी का गाना गाने वाले जितने भी हैं, ये तमाम मिलकर हमला कर चुके होते उस देश के ऊपर। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।